हमारे चैनल प्रशिक्षण तो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। दीक्षा पोर्टल पर आए दिन कोई न कोई प्रशिक्षण अपलोड होता रहता है और ये उपलब्ध रहता है शिक्षकों के लिए कि इसका प्रशिक्षण इस तारीख तक अवश्य पूरा कर लेना है। ऑनलाइन प्रशिक्षण हो रहे हैं, ऑफलाइन प्रशिक्षण हो रहे हैं, किस हद तक पूरे किए जाएं। शिक्षक भाई बहन फ़ोन पर ही लगे रहें और कभी कोई प्रशिक्षण छूट गया है तो लगता है कि ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। जैसे कि कला का प्रशिक्षण पूरा करना है, इसको भी 31 मार्च तक पूरा करना आवश्यक है। तो उसी कला के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित हूँ और यदि आपको इसी प्रकार की नई जानकारी चाहिए तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और आइए देखिए कला प्रशिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। कला एवं संगीत प्रशिक्षण, शिक्षा के रंग, चित्रकला के संग, कला की समझ। तो देखिए कला की समझ व शिक्षक के लिए उसका उपयोग और महत्व। तो इसमें देखिए कला के संबंध में बताया गया है, जो प्रत्येक पल नवीनता एवं सौंदर्य को जागृत करे वही कला है। ऐसा विचार महाकवि माघ का है। आनंद कुमार स्वामी ने बताया है, कला प्रत्येक वस्तु में पहले से होती है। कलाकार उस चीज़ के सौंदर्य को निखार के उसमें निहित कला को प्रकट अवस्था प्रदान करता है। अर्थात कला के द्वारा संसार में किसी भी वस्तु में ऐसा सौंदर्य उत्पन्न किया जा सकता है जिसका मनुष्य को उसमें सुंदरता, रोचकता एवं आनंद की अनुभूति होने लगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कला के द्वारा एक मनुष्य कलाकार अपने भावों को साकार रूप देकर दूसरे मनुष्यों तक पहुंचाता है। यानी अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही कला है। इसमें मनुष्य अपने अंतर्मन के भावों को, अनुभवों को, अपने जीवन दर्शन को, अपनी रचनात्मकता को, अपनी कल्पना के रंग संयोजन, आकृति संयोजन द्वारा सौंदर्यपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त करता है। शिक्षक का तो महत्वपूर्ण ही स्थान है। शिक्षक में कला तथा शिल्प की समझ विकसित करने का उद्देश्य और महत्व क्या है। हमारी शिक्षा बाल केंद्रित है और उसमें ऐसे संसाधनों के माध्यम से तकनीकों का प्रयोग होना आवश्यक है जिससे बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सरलता व आनंद का अनुभव हो और इसका ध्यान भी संबंधित विषय पर एकाग्र हो। कला, चित्रकला एवं शिल्प कला की समझ शिक्षक में होने से वह बच्चों को लाभान्वित कर सकता है, अभिव्यक्ति की क्षमता में विकसित करने में सहायता दे सकता है। कला व शिल्प के प्रयोग से शिक्षक बच्चों को अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ावा दे सकता है। चित्रकला व शिल्पकला के द्वारा बच्चे चित्र बनाकर व शिल्प बनाकर किसी भी विषय पर अपनी भावना को व्यक्त कर सकते हैं। उस समय भी उन्हें सीखना है जब उन्हें लिखना या शुद्ध हिंदी में बोलना भी न आया हो। सृजनात्मकता विकसित करने में सहायता देना। चित्रकला, शिल्पकला आदि कला के विभिन्न प्रकारों से शिक्षक बच्चों की सृजनात्मकता को बढ़ावा दे सकता है। स्पष्ट स्मृति प्रतिभा बनाने में सहायता देना। शिक्षक बच्चों को स्वयं बहुत सी नई चीज़ों के मॉडल आदि बनाकर उन चीज़ों को मूर्त रूप में बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकता है। क्षेत्र विशेष के बच्चों को पहले सामने से न देखी हुई उनकी भावनाओं को मूर्त रूप दिया जा सकता है। चित्रात्मक रूप से बच्चों को स्मृति प्रतिभा और उस विषय को समझने में सहायता मिल सकती है। विचार शक्ति विकसित करने में सहायक है। कला व शिल्प आदि के द्वारा कोई भी चित्र या वस्तु का निर्माण करने पर शिक्षक उसकी सहायता कर सकता है और बच्चा अपने आप चिंतन करना सीख जाता है। इससे वो अपने अनुभव के द्वारा सीखना शुरू कर देता है। आत्मविश्वास जगाने में सहायक है। जब बच्चा कला, चित्रकला या शिल्प के द्वारा कोई नया सर्जन करता है तो अपनी सोची हुई चीज़ को स्वयं के अनुसार अनुभव के आधार पर गलतियों को सुधारते हुए अच्छी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करता है और प्रशंसा पाता है। उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है। चित्रकला अभिव्यक्ति मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है और किसी भी मनुष्य के भावों का आधार उसका विशेष परिवेश होता है। सर्वप्रथम आदिम काल में जब भाषा तथा लिपि चिन्हों के द्वारा उत्पन्न नहीं हुई तब रेखाओं के संकेत से मानव अपने स्वयं के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करता था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आदिम काल में आदि मनुष्य
द्वारा गुफाओं में जो शिलाचित्र बनाए जाते थे, वहीं से पृथ्वी पर चित्रकला की शुरुआत हुई, भावों और विचारों के अभिव्यक्त करता था। इस प्रकार कह सकते हैं कि आदिम काल में आदि मनुष्य द्वारा गुफाओं में जो चित्रकला की शुरुआत की गई वही चित्रकला ही है। अब इसके बाद देखिए चित्रकला का अर्थ। चित्रकला मनुष्य की उस रचना को जिसमें मनुष्य अपनी कल्पना को तथा प्राकृतिक वस्तुओं तथा मन भावनाओं और अन्य वस्तुओं को रंगों व रेखाओं के संयोजन के माध्यम से किसी भी समय पर अंकित करता है। अर्थों इस अर्थ में चित्रकला की भाषा, रंग, रूप व आकार है। जिस प्रकार काव्य का आनंद शब्दों का अर्थ जानकर ही आता है, उसी प्रकार चित्रकला का पूर्ण आनंद लेने के लिए उसमें दर्शाए आकारों, स्वरूपों और रंगों का अर्थ जानना आवश्यक है, क्योंकि चित्रकला में विभिन्न प्रकार के रंग, रेखाएं, आकार विभिन्न प्रकार की वस्तुओं, भावनाओं को दर्शाने का माध्यम होता है। शिल्प का शाब्दिक अर्थ है निर्माण अथवा गढ़न के तत्व। शिल्पकला उसी अर्थ में शिल्पकला का अर्थ है हाथों से बनी हुई कोई चीज़ सिर्फ बनाने की, इस कला को ही शिल्पकला कहते हैं। इसमें शिल्पकार अपनी कला और भाव विभिन्न प्रकार के धातुओं, पत्थर, लकड़ी, कागज आदि के द्वारा आकार देता है। कला तथा शिल्प में क्या अंतर है अब जानिए। बुनाई, पेंटिंग, मूर्तिकला, फोटोग्राफी, मिट्टी, पत्थर, लकड़ी आदि आकृतियों के आमतौर पर लोगों द्वारा एक ही माना जाता है, परंतु वास्तव में कला एक अर्थ में शिल्प से पृथक है, भिन्न है। कला एक रचनात्मक योग्यता है जो मनुष्य के भीतर मनोभावों, अनुभवों, कल्पनाओं की अभिव्यक्ति करती है, और शिल्प कौशल है हाथ का होना, जिसे लोग बहुत अभ्यास के बाद सीख पाते हैं और उसमें स्वयं को निपुण बना पाते हैं। समेकन इस प्रकार हम कह सकते हैं कला का एक संरचित व असीम रूप है, जिसे व्यक्ति के द्वारा भावनाओं, विचारों और सहज रचनात्मक ढंग से व्यक्त किया जाता है। इसमें दोहराव कम संभव हो पाता है। सौंदर्य प्रस्तुत करना, आनंद की अनुभूति इसका उद्देश्य होता है, जबकि शिल्प एक गतिविधि है जिसमें सीखे हुए निपुण कलाकार या कारीगर अथवा मस्तिष्क के उपयोग से सजावटी व कार्य उपयोगी वस्तुओं का निर्माण निर्धारित सामग्रियों की सहायता से करता है। इस कार्य का दोहराव संभव होता है, अर्थात एक ही प्रकार के शिल्प वस्तु का निर्माण आनंद, उपयोग और आर्थिक लाभ हेतु बार बार किया जा सकता है। अब कला के प्रकार तो देखिए, कला का क्षेत्र व्यापक और विस्तृत है। सब कुछ ही तो कला है, फिर किसको कला ना कहा जाए। लेकिन उसकी व्यापकता के आधार पर कला का वर्गीकरण पर विचार करना आवश्यक है। कला की इतनी अधिक श्रेणियां और संख्याएं हैं कि कला के वर्गीकरण तथा विभाजन के रूप पर विद्वान एकमत नहीं है। कला को सामान्य रूप में अनेक विद्वान तथा विचारक विभाज्य नहीं मानते। इनमें क्रोची का नाम प्रमुख है। सामान्यतः कलाओं में 64 कलाएं मानी गई हैं जो अटल हैं। अन्य विचारक कला की केवल 2 श्रेणियां मानते हैं, उपयोगी कला एवं ललित कला। इन्हें 4 नामों से पुकारा गया है। इन्हें क्रमशः कारु तथा चारु नाम से भी पुकारा गया। कला के वर्गीकरण में मतैक्य होना संभव नहीं। वर्तमान समय में कला को मानविकी के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें इतिहास, साहित्य, दर्शन और भाषा विज्ञान आदि भी आते हैं। पाश्चात्य जगत में कला के 2 भेद किए गए, उपयोगी कला और ललित कला। परंपरागत रूप से निम्नलिखित 7 को कला कहा गया है: स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत, काव्य, नृत्य और रंगमंच। आधुनिक कला में इसे फोटोग्राफी, चलचित्रण, विज्ञापन और कॉमिक्स जुड़ गए हैं। स्थापत्य कला भारत में स्थापत्य की जड़ें यहाँ के इतिहास, दर्शन और संस्कृत में निहित हैं। भारत की वास्तुकला यहाँ की परंपरागत एवं बाहरी प्रभावों का मिश्रण है। भारतीय वस्तु की विशेषता यहाँ के दीवारों में उत्कृष्ट और प्रचुर अलंकरण में है। भित्ति चित्र और मूर्तियों की योजना इसमें अलंकरण के अतिरिक्त अपने विषय के गंभीर भाव भी व्यक्त होते हैं। भवन के बाहर से कभी कभी पूर्णतया लपेट लेती। इसमें वास्तु का जीवन से संबंध है कि वास्तव में जीवन आध्यात्मिक जीवन ही अंकित है। न्यूनाधिक उभार में उत्कीर्ण अपने अलौकिक कृत्यों में लगे हुए देश भर के देवी देवता तथा युगों पुराणों पौराणिक गाथाएं मूर्ति कला को प्रतीक बनाकर दर्शकों के सम्मुख अत्यंत रोचक कथाओं और मनोहर चित्रों की एक पुस्तक को खोल देते हैं। वास्तु शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के वस धातु से, इसका अर्थ वसना होता है। चूँकि बसने के लिए भवन की आवश्यकता होती, अतः वास्तु का अर्थ रहने हेतु भवन है। वस धातु से ही वास, आवास, निवास, बसति, बस्ती आदि शब्द बने हैं। मूर्ति कला ये दक्षिणी पटना संग्रहालय में शिल्पकला कला का वह रूप है जो त्रिमिमीय होती है। कठोर पदार्थ जैसे पत्थर, मृदु पदार्थ, प्लास्टिक तथा प्रकाश आदि से बनाए जा सकते हैं। मूर्ति कला एवं अति प्राचीन कला है। चित्रकला भारत में चित्रकला का इतिहास बहुत पुराना है। पाषाण काल में ही मानव ने गुफा चित्रण करना शुरू कर दिया था। होशंगाबाद
और भीमबेटका क्षेत्र में कंदराओं और गुफाओं में मानव चित्रण के प्रमाण मिले हैं। इन चित्रों में शिकार करते मानव समूहों, स्त्रियों, पशु पक्षियों के चित्र मिले। अजंता की गुफाओं में की गई चित्रकारी कई शताब्दियों में तैयार हुई थी। सबसे प्राचीन चित्रकारी प्रथम ईसा पूर्व शताब्दी की है। इन चित्रों में भगवान बुद्ध को विभिन्न रूपों में दर्शाया गया है। संगीत को सारे जग ने अपने सुख की भाषा माना। सुव्यवस्थित ध्वनि जो रस की सृष्टि करे संगीत कहलाती है। गायन, वादन व नृत्य तीनों समावेश को संगीत कहते हैं। संगीत नाम की इन तीनों को एक साथ व्यवहार से पढ़ा है। मनुष्य अपनी वाणी द्वारा गाकर कला का प्रदर्शन कर सकता है। सुर, लय, ताल में गाने की विधि कला है। यह सीख कर ही प्राप्त की जा सकती पीढ़ी। कई परिवार भारत में संगीत द्वारा जीवनी चलाते हैं। काव्य कविता या पद्य साहित्य की वह विधा जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। भारत में कविता का इतिहास और कविता का दर्शन बहुत पुराना है। इसका प्रारंभ भरत मुनि में समझा जा सकता है। कविता का शाब्दिक अर्थ है काव्यात्मक रचना या कवि की कृति जो छंदों की श्रृंखलाओं में विधिवत बांधी जाती है। काव्य वह रचना है जिसमें चित्त किसी रस या मनोयोग से पूर्ण हो, अर्थात जिसमें चुने हुए शब्दों के द्वारा कल्पना और मनोयोगों का प्रभाव डाला जाता है। रस गंगाधर में रमणीय अर्थ के प्रतिपादक शब्दों को काव्य कहा गया है। अर्थ की रमणीयता के अंतर्गत शब्द की रमणीयता शब्दालंकार भी समझकर लोग इस लक्षण को स्वीकार करते हैं। पर अर्थ की रमणीयता कई प्रकार की हो सकती है, इससे यह लक्षण बहुत स्पष्ट नहीं है। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ का लक्षण सबसे ठीक जचता है। उनके अनुसार रसात्मक वाक्य ही वाक्य है, अर्थात मनोयोगों का सुखद संसार ही काव्य की आत्मा है। नृत्य प्रदर्शन के रूप में किसी संगीत के अनुसार हाथों, मुख और पैरों का एक विशिष्ट रूप में हिलना, घुमाना नृत्य कहलाता है। इस हाथ पैरों को हिलाने की चेष्टा में एक प्रकार का संदेश रहता है। बातों द्वारा संवाद न कर पाने के विषय अनेक बार नृत्य से समझाए जाते हैं, जैसे कि हवा में झूमती हुई एक वृक्ष नृत्य कला। नृत्य नाचने की विधि को इस रूप में देने को कहते हैं। जैसे नृत्य कला की रचना करने वाले व्यक्ति को नृत्य निर्देशक कहते हैं। नाचने की कला कई विषयों से प्रभावित होती है, जैसे कि किसी प्रदेश में प्रचलित नृत्य उस प्रदेश की राजनीतिक, सामाजिक एवं लोकप्रियता पर आधारित होती है। आजकल खेल कूद, स्केटिंग, तैराकी, कुश्ती जैसे भिन्न भिन्न रूपों में नृत्य दिखाया जाता है। रंगमंच थिएटर वह स्थान है जहाँ नृत्य, नाटक, खेल आदि हो। रंगमंच शब्द रंग और मंच दो शब्दों के मिलने से बना है। रंग इसलिए प्रयुक्त है कि दर्शक को आकर्षक बनाने और दीवारों, छतों, पर्दों पर विविध प्रकार की चित्रकारी की जाती है। अभिनेताओं की वेशभूषा तथा सज्जा में विविध रंगों का प्रयोग होता है। और मंच इसलिए प्रयुक्त हुआ है कि दर्शकों की सुविधा के लिए। रंगमंच का तल फर्श से कुछ ऊंचा रहता है। दर्शकों के बैठने के स्थान को प्रेक्षागार और रंगमंच सहित समूचे भवन को प्रेक्षागृह, रंगशाला या नृत्यशाला कहते हैं। पश्चिमी देशों में इसे थिएटर या ओपेरा नाम दिया जाता है। उपयुक्त कलाओं की निम्नलिखित प्रकार से भी श्रेणी कर सकते हैं और इनका विभाजन कर सकते हैं। साहित्य, काव्य, उपन्यास, लघु कथा, महाकाव्य। निष्पादन कलाएं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, पाक कला, बेकिंग और फिर मीडिया कला, फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, विज्ञापन, दृश्य कलाएं, ड्राइंग, चित्रकला, मूर्ति कला। साहित्य किसी भाषा के वाचिक और लिखित को साहित्य कह से। दुनिया में सबसे पुराना वाचिक साहित्य हमें आदिवासी भाषाओं में मिलता है। इस दृष्टि से आदिवासी साहित्य सभी साहित्य का मूल स्रोत है। साहित्य के योग से बना है। और निष्पादन कलाएं वे कला जिनमें कलाकार अपने ही शरीर, मुखमंडल, भाव, भंगिमा आदि का प्रयोग कर कला का प्रदर्शन करते हैं। दृश्य कला में निष्पादन कला के विपरीत कलाकार अपनी कला का उपयोग कर भौतिक वस्तुएं बनाते हैं, जैसे कि एक चित्र या शिल्प। निष्पादन कला के अंतर्गत कई कलाएं मौजूद हैं। इन सब में समानता है कि प्रत्यक्ष रूप से दर्शकों के सामने प्रदर्शित किया जाता है। और रंगमंच निष्पादन की वह शाखा जहाँ कहानियों को दर्शकों के सामने प्रदर्शित किया जाता है और यह संभाषण, इशारे, संगीत, नृत्य आदि के द्वारा किया जाता है। रंगमंच एकांकी, संगीत सभा, नृत्य, इंद्रजाल, जादू, मूक कला, शास्त्रीय नृत्य, स्टैंड अप कॉमेडी आदि के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। फिर है पाक कला। भोजन तैयार करने, उसे पकाने और प्रस्तुत करने की कला को पाक कला कहा जाता है। और जब खाने के पकाने के उसे अच्छे से परोसते हैं तो उसे कुलिनरी आर्ट्स कहते हैं। मीडिया कला, नई मीडिया कला, डिजिटल मीडिया, कंप्यूटर ग्राफिक्स, कंप्यूटर एनिमेशन, आभासी कला, इंटरनेट, इंटरैक्टिव कला, वीडियो गेम, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, ये सब कलाएं जैव प्रौद्योगिकी के रूप में नई मीडिया प्रौद्योगिकी के साथ बनाई जाती हैं और परिणाम स्वरूप सांस्कृतिक वस्तुओं और सामाजिक घटनाओं से अलंकृत होती हैं। इसे पुराने दृश्य कला, यानी पारंपरिक चित्रकला, मूर्तिकला इत्यादि से प्राप्त लोगों के विरोध में देखा जा सकता है। माध्यम
के साथ ही चिंता अधिक समकालीन कला की एक प्रमुख विशेषता है और वास्तव में कई कला स्कूल और प्रमुख विश्वविद्यालय अब न्यू जनरेशन यानी मीडिया के 6 में बड़ी कंपनियों की पेशकश करते हैं। स्नातक पाठ्यक्रमों की बढ़ती संख्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरी है। नई मीडिया कला में अक्सर कलाकार और पर्यवेक्षकों की कलाकृतियों के बीच बातचीत शामिल होती है, उन्हें जवाब देती है। जैसे कई सिद्धांतकारी हैं और क्यूरेटर ने ध्यान दिया कि इस प्रकार संपर्क, सामाजिक आदान प्रदान, भागीदारी और परिवर्तन नए मीडिया कला को अलग नहीं करते बल्कि समकालीन कला अभ्यास के अन्य पहलुओं में समानांतर आधार रूप में कार्य करते हैं। इस तरह की अंतर्दृष्टि सांस्कृतिक के अभ्यास पर जोर देती है, उभरते तकनीकी प्लेटफॉर्मों के साथ मिलकर उत्पन्न होती है और तकनीकी मीडिया पर ध्यान केंद्रित करती है। दृश्य और प्रदर्शन कला के बीच अंतर यह है, विजुअल आर्ट्स फोटोग्राफी, पेंटिंग, ड्राइंग विजुअल माध्यम से भावना, राय या स्वाद को व्यक्त करने का तरीका है। प्रदर्शन कलाएं थिएटर, संगीत और सार्वजनिक भाषण जिससे प्रदर्शन के माध्यम से राय, भावना और इनके बीच रंग, स्थान, विवरण, बनावट, आंदोलन की तरलता और छवियों का सामंजस्य है। और दृश्य कलाएं देखिए, इसमें जो है सिरेमिक, ड्राइंग, पेंटिंग, मूर्तिकला, डिजाइन और इन पहलुओं के साथ साथ अन्य प्रकार की कलाएं भी शामिल है इसमें। और शिक्षा में कला की अत्यधिक उपयोगिता है। बच्चे के व्यक्तित्व एवं दक्षताओं के विकास में कला की शिक्षा के बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कला के से बच्चे की बुद्धि का विकास होता है। कला के माध्यम से गतिविधियों में शामिल बच्चे अन्य विषयों की समझ बना सकते हैं। इतिहास, भूगोल या विज्ञान, गणित सबके द्वारा कला अच्छा साधन है। मानव जीवन के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए कला बहुत ही महत्वपूर्ण है। टैगोर जी ने कहा था कि साहित्य, संगीत और कला के विद्यार्थी की चहुमुखी विकास के लिए अनिवार्य है, जिससे विद्यार्थी के समन्वित एवं पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण होता है। फिर है चित्रकला। अब यहाँ पर अगर प्रश्न किया जाए कि बच्चों को प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताना हो तो आप कौन कौन से तरीकों को बताएंगे। और शिक्षण में कला के सामान्य उद्देश्य हैं देखिए, और इसमें कौन कौन से उद्देश्य हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली में कला शिक्षा को वो स्थान नहीं दिया जाता है जो अपेक्षित था। और महान दार्शनिक श्री अरविंद ने कहा था, प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में शिक्षा में संगीत के अतुलनीय महत्व को स्थापित किया है, जिसके प्रति सामान्य व्यक्ति भी आकर्षित होता है। बाल्यकाल से ही बच्चों में सौंदर्य और समन्वय की दृष्टि विकसित की जाए, उसमें रेखा, रंग, आकार, लय, ताल आदि कला के आयामों की प्रशंसा करने का बोध विकसित हो जाए तो आगामी जीवन में एक वयस्क के रूप में भी सुसंस्कृत नागरिक के रूप में समन्वित रूप से जीवन यापन कर सकेंगे। शिक्षण में कला के स्तर देखिए, पूर्व प्राथमिक स्तर, फिर है इसमें प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर, फिर है माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर, ये स्तर हैं। फिर सृजनात्मक महत्व एवं बोध है। तो सामूहिक चेतना एवं मानवता की कला शिल्प का संबंध क्या है। कला मानव की एक प्रकार से सहज, सौंदर्यपूर्ण, सृजनात्मक अभिव्यक्ति है। ये तो हमने ऊपर भी स्पष्ट किया है इसके साथ। फिर सारांश इसका है, इस इकाई के माध्यम से कला के प्रमुख उद्देश्य, उपयोगिता पर सविस्तार जानकारी विभिन्न स्तरों के आधार पर प्राप्त हो सकती है। इसके अतिरिक्त सृजनात्मक महत्व और बोध, सामूहिक चेतना और मानवता से कला शिक्षा के संबंध में भी प्रकाश डाला जा सकता है। इसके बाद कला की कुछ सीमाएं भी हैं। शिक्षण में कला की सीमाएं को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। शिक्षक द्वारा वातावरण का निर्माण न कर पाना, शिक्षक का बाल मनोविज्ञान से परिचित न हो पाना, शिक्षक का विद्यार्थी से संबंध अनुकूल न हो पाना, बालकों को स्वतंत्र वातावरण न प्रदान किया जाना, कला शिक्षण के लिए एक अलग कक्षा कक्ष का विद्यालय में न हो पाना, कक्षा कक्ष का वातावरण रचनात्मक और उत्साहप्रद न होना, कक्ष का आकार बालकों की संख्या के अनुरूप न होना, आवश्यकता अनुसार फर्नीचर की व्यवस्था न होना, चित्रों को प्रदर्शित करने के लिए उचित व्यवस्था न होना, श्यामपट्ट का आकार सही न होना, आवश्यक सामग्री की व्यवस्था न होना, बालकों को माध्यम चुनने की स्वतंत्रता न होना, विषय संबंधित अनुकूल वातावरण न होना, उचित प्रकाश की व्यवस्था न होना, बालकों में रुचि की कमी होना, शिक्षक व छात्रों की कला के प्रति लगाव न होना, कला के प्रति उदासीनता, कला के महत्व हेतु प्रेरणा का उचित स्रोत न होना, बालक की बुद्धि का विकास कुछ हद तक जिम्मेदार होना, सामाजिक परिस्थिति और रहन सहन का प्रतिकूल होना, स्वाभाविक विकास में पाई जाने वाली बाधाएं, विषय के महत्व के प्रति जागरूकता का अभाव, कला के महत्व की सही जानकारी का अभाव, कला विषय को अन्य विषयों से कम महत्व देना, योग्य प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, उचित निर्देशन न दे पाना, कला शिक्षण का समयबद्ध होना, विषय अप्रिय लगना, कला शिक्षण में कल्पना का समावेश न होना, कला शिक्षण संबंधी स्थलों का प्रत्यक्ष भ्रमण का
अभाव, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न होना, बच्चे की रुचि अभिरुचि और योग्यता व सामर्थ्य का ज्ञान न होना, कला शिक्षण में संपूर्णता प्राप्त प्रदान न कर पाना। विद्यालय स्तर पर कला शिक्षा हेतु कुछ सुझाव। विद्यालय स्तर पर कला शिक्षा में आने वाली समस्याओं के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इन समस्याओं में सुधार हेतु कुछ आवश्यक सुझाव हम आते हैं और इनका अनुकरण करके विद्यालय स्तर पर कला शिक्षा के महत्व को प्रकाशित किया जा सकता है। विद्यालय स्तर पर कला हेतु कुछ सुधारात्मक सुझाव इस प्रकार हैं। देखिए, अध्यापन में कला कल्पना का समावेश, प्राकृतिक वातावरण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कला शिक्षक व छात्र के मध्य सामंजस्य, कला कार्यशालाओं व शिविरों का आयोजन, कला स्थलों का प्रत्यक्ष भ्रमण, शिल्प शिक्षा का अलग से प्रावधान, शिक्षकों, माता पिता व विद्यार्थियों के मध्य कला शिक्षण के महत्व के प्रति जागरूकता, स्वतंत्र वातावरण। तो विद्यालय स्तर पर कला शिक्षण हेतु ये महत्वपूर्ण सुझाव हैं। और ये जो हमने ऊपर बनाया चार्ट में देखिए, ये जो है ये प्रस्तुत किया है आप सबके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, तो ये उपयोगी बहुत ही है। आप लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।